जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे, जब आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10 का जो भूगोल है उसका जो आज संसाधन का विकास, उसका क्या आज पार्ट नंबर 2 है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो आपका एक प्रकार का संसाधन के प्रकार बच गया था जिसको कहते हैं विकास के आधार पे संसाधन, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपके संसाधन नियोजन। इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, एकदम शानदार तरीके से आपको बताएंगे। तो आपका काम क्या होगा, तो आपका काम क्या है, तो आपका काम है कि इसको अच्छे समझना, वीडियो को अंत तक देखना और कॉपी किताब निकाल के इसको तो लिख जरूर लेना और लाइक वाइक तो भैया कर देना। इसमें कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न न करना। तो हम क्या पढ़ते हैं, विकास के आधार पे संसाधन। तो इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इसके आधार पहले मैंने संसाधन को मुख्यतः 3 प्रकार से बता दिया था पार्ट नंबर 1 में। इसमें आपका एक था उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा था स्वामित्व के आधार पे और एक था आपका समाप्यता के आधार पे। जैव अजैव, नवीकरणीय आणविकरणीय, उसके बाद सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, ये सब दिमाग में आपके तो एकदम बैठ गया होगा। अगर हाँ, क्योंकि लगातार हम उन चीज़ों को या बार बार याद कर पाते हैं जिनको हम पहले किसी न किसी तरीके से रिवीजन करते हैं या कहीं ना कहीं उसे किसी से पूछते या उससे कुछ राय मशवरा करते हैं, तब जाके हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक, तो आप निरंतर पढ़ते रहिए और पढ़ने के साथ साथ रिवीजन तो पक्का करिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो भैया कोनो प्रकार का लाभ हो गया, क्योंकि अगर एक तरफ आप दीवार बना रहे हैं और दूसरी तरफ दीवार अगर गिर रही है तो दीवार बनाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल पैसा और केवल समय का क्या हो जाएगी, बर्बादी होगी और इससे कोनो प्रकार का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप पढ़ें और पढ़ने के बाद रिवीजन तो एकदम अनिवार्य करें। बिना रिवीजन के आपको कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि आगे आपका तभी लाभ हो पाएगा जब आप रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं भैया, लिख लेना जरूर। अगर लिख नहीं पाएंगे तो भैया देखने से कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो पहला क्या है, विकास के आधार पर। विकास का मतलब क्या है कि चीज़ें अब किस प्रकार से संसाधन को हम विकास करें कि वास्तव में ये हमारे उपयोग के योग आ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसको 4 प्रकार से बांटा है। पहला है संभाव्य, दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडारण और चौथा क्या है, संचित कोश। ठीक, तो भैया ये 4 प्रकार के आपके हैं। पहला क्या है, अगर 3 से 4 बार हम किसी को पढ़ें तो ये हमारे पूरा याद हो जाएगा। तो पहला क्या है संभाव्य, दूसरा क्या है विकसित, तीसरा क्या है भंडारण, चौथा क्या है संचित कोश। पहले चीजों को समझो एकदम से, उसके बाद उनको याद करने का प्रश्न और अंत में परिभाषा देखो और खत्म कर लो कहानी पूरी। तो पहला क्या है संभाव्य। असंभाव्य क्या है, संभावना, जिसका उपयोग हम तो हमारे वातावरण में है लेकिन इनका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। जब सब चीजें समाप्त होने वाली रहेंगी जिसका उपयोग कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, इनका उपयोग करेंगे। तो संभाव्य क्या है, ऐसे संसाधन, परिभाषा भी एकदम देखना टकाटक। ठीक, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। हालांकि वो चीजें हमारे आस पास हैं, हमारे पास हैं, उनसे हम अधिक मात्रा में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसका अंश उपयोग कर रहे हैं। तो क्या है, संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम भविष्य के लिए करेंगे। हालांकि उसके कुछ अंश का उपयोग आज भी हो रहा है, लेकिन बहुतायत मात्रा में इसका उपयोग कब करेंगे हम, भविष्य में। जैसे आज और ऊर्जा से लगभग सभी, चाहे वह गाड़ियां हो, चाहे वह खाना बनाने कोई यंत्र हो, या फिर चाहे लाइट के हो, चाहे अन्य स्थानों पे क्या होता है, इस सौर ऊर्जा का होता है। लेकिन आज बहुत से स्थानों पे नदियों द्वारा, बहुत से स्थानों पे कोयला के द्वारा, बहुत से स्थानों पे या जो खनिज के आपके रेडियो एक्टिव तत्व मिलते हैं उनके माध्यम से लाइट का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि संभाव्य संसाधन ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग हम भविष्य में करेंगे, हमारे पास मौजूद हैं। आज हमारे पास सौर ऊर्जा है तो बिल्कुल है, पवन ऊर्जा है तो बिल्कुल है, लेकिन इनके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनका हम उपयोग भविष्य में करेंगे। तो ऐसे संसाधन कहते हैं क्या, संभाव्य संसाधन। एक बार इस लाइन को बड़े से अपने मन से पढ़िए, उसके बाद देखिए। दूसरा क्या है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ये कैसा होता है, तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा व गुणवत्ता की जानकारी हमको है कि कौन से स्थान पे है, कितनी मात्रा में है, ये सब हमको पता है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऐसी तकनीकी है ही नहीं है, कोई ऐसी मशीन है ही नहीं कि जिसके माध्यम से
उनको निकालें और उनका उपयोग करें ना। तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा एवं गुणवत्ता की जानकारी है लेकिन हमारे पास तकनीकी नहीं है। यहाँ पे लिखिए क्या हमारे पास, यहाँ पे तकनीकी का क्या है, तकनीकी का अभाव है, तकनीकी क्या है, कमी है, जिससे हम इन चीजों का उपयोग अभी नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ऐसे संसाधन को हम विकसित करेंगे, यानी कि उनके बारे में जानकारी हमें है लेकिन हमारे पास कोई ऐसा यंत्र या तकनीकी नहीं है। तो दूसरा क्या है उसके बाद, भंडारण। भंडारण क्या है, तो हमारे वातावरण में बहुत सारे चीजें ऐसे मौजूद हैं जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वह जल से हो या फिर अन्न हो। जैसे जल से आप देखेंगे, जल में आप 2 प्रकार के ऐसे देखेंगे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तो पहले हम देखते हैं भाषा क्या है। तो ऐसे संसाधन जिनके निर्माण में तकनीकी नहीं है, ऐसे संसाधन जो हमारे वातावरण में मौजूद हैं लेकिन इनके निर्माण की तकनीकी ही नहीं है। ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में है भैया कि इसमें क्या है, तकनीकी नहीं है लेकिन हमें जानकारी है कि फलानी चीज कहाँ पे है। लेकिन इसमें क्या है, हमें जानकारी है, हमारे पूरे वातावरण में है ये है, लेकिन हमारे पास तकनीकी एकदम बिल्कुल नहीं है कि हम उपयोग कर पाए। जैसे एग्जाम्पल में हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है, जल के परत हैं। हालांकि हाइड्रोजन भी क्या है, एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक ज्वलनशील गैस है। लेकिन कोई मशीन, कोई तकनीक ऐसी है ही नहीं कि इस हाइड्रोजन को अलग कर दे और ऑक्सीजन को अलग कर दे और दोनों को अलग करने के बाद एक ज्वलनशील गैस बना दे या वहां से ज्वाला उत्पन्न कर दे। ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसे कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे भंडारण में। ये चीजें हैं लेकिन तकनीकी नहीं है। इसमें क्या होता है, मात्रा गुणवत्ता जानकारी में होती है। अच्छा, इसका क्या है, संचित कोष। इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर हम मतलब अधिक मात्रा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। पूर्णतः क्या है, या पूर्णतः परिपक्व नहीं है। ऐसे संसाधन जो पूर्णतः परिपक्व नहीं है, इनके ऊपर हम एक तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे संसाधन को कहेंगे क्या, हम कहेंगे संचित कोष। जैसे समझिए, नदियों का जल के द्वारा विद्युत निर्माण। हालांकि पता है नदियों के ऊपर बांध बनाया जाता है और बांध बनाने के बाद उसको हम लाइट के निर्माण के लिए भी लेते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। लेकिन आज पूरे भारत देश में केवल 22% ही जो बिजली है वह नदियों के द्वारा या बांधों के द्वारा बनाया जाता है। बाकी आज भी अलग अलग माध्यमों से हम लाइट का निर्माण करते हैं, यानी कि इसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जिसके ऊपर हम ध्यान दें, जो पूर्णतः परिपक्व नहीं है, उससे कहें संचित कोष कहेंगे। तो संभाव्य क्या है, भविष्य में उपयोग करेंगे, संचित रहेगा, संभाव्य रहेगा। और मात्रा गुणवत्ता है तो क्या रहेगा, विकसित रहेगा। निर्माण की तकनीकी बिल्कुल नहीं है तो हमारा भंडारण रहेगा। और पूर्णतः जो परिपक्व नहीं है, पूर्णतः जो जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब हमारा कैसा रहेगा, संचित कोष रहेगा। अच्छा, अब क्या है, एक आता आपका संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है, तो ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत संसाधन का उपयोग और बेहतर तरीके से किया जाए। अच्छा समझो, तो संसाधन नियोजन यानी कि इस नियोजन का जो अर्थ होता है, यह होता है प्लान करना। अब आप प्लान कब करते हैं, जब आप चीजों का उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो रही है, तो आप क्या करेंगे, एक प्लान बनाएंगे। या इसको आप समझिए कि आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आता है क्यों ना हम एक टाइम टेबल बनाएं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम 1 घंटे इतिहास पढ़ लें, 1 घंटे मैथ पढ़ लें, 1 घंटे जाके हम कलाबाजी कर लें, 2 घंटे जाके हम कहीं पे इंग्लिश पढ़ लें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल के अनुसार जब पढ़ेंगे तो आपको हमें लगेगा कि नहीं, पिछले समय से जब टाइम टेबल हमने नहीं बनाया था, उससे अब हम जब टाइम टेबल बना लिए हैं तो कुछ अच्छा पढ़ पा रहे हैं और ज़्यादा पढ़ पा रहे हैं। तो टाइम टेबल क्या बना, टाइम टेबल क्या प्लान है। तो इसी प्रकार संसाधन नियोजन, संसाधन का उपयोग हम कर रहे हैं लेकिन जब उसका नियोजन करेंगे, प्लान बनाएंगे, तो संसाधन का और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से उसका उपयोग हम कर पाएंगे। प्लान हम कब बनाते हैं, प्लान तब बनाते हैं जब हम चीज़ों का उपयोग और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, तब तो हम एक नियोजन या फिर एक प्लान का निर्माण करते हैं। तो संसाधन यानी कि संसाधन को और अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए आप जो प्लान बनाएंगे उसे क्या कहेंगे,
संसाधन नियोजन। तो समझ में आया होगा। तो ऐसे व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत संसाधन का जो उपयोग है और बेहतर तरीके से किया जाए, बस वही क्या होता है, हमारा संसाधन नियोजन होता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम दूर दूर के शहरों में जाते हैं और संसाधन की पहचान करते हैं और उन पे मार्क लगाते हैं कि फलाने स्थान पे कोयला है, फलाने स्थान पे सौर ऊर्जा ज़्यादा उपयोग हो सकता है, फलाने स्थान पे नदियाँ अच्छे मात्रा में बह रही हैं, वहाँ पे अधिक मात्रा में हम लैंड का निर्माण कर सकते हैं। तो मतलब अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वहाँ की जहाँ पे हम संसाधन को और अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएँ, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस स्थान को चिन्हित करते हैं। दूसरा क्या है, तकनीकी का विकास करेंगे, तब हमको यह आइडिया हो जाएगा कि फलाने चीज़ का हमें और आगे विकास करना है। तो उसके लिए हम हमारे दिमाग में कुछ बातें आएंगी, उससे क्या होगा, तकनीकी का विकास होगा। ठीक, क्या होगा, तकनीकी का विकास होगा। उसके साथ क्या होगा, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तब हमारे मन में यह जाएगा कि यह क्या हो, केवल किसी देश का विकास हो सकता है, किसी राष्ट्र का विकास हो सकता है। तो क्या सब किससे होगा, यह सब होगा आपके किससे, संसाधन नियोजन से। उसके बाद क्या है, जब राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हर दिमाग में आएंगी, उसके बाद क्या होगा, ये सब तब होगा जब संसाधन विकास योजनाएं हमारे पास रहेंगी। यानी कि संसाधन का विकास अच्छे तरीके से हम करेंगे, तब क्या होगा, एक राष्ट्र का विकास हो पाएगा। अच्छा, इसके पहले अगर हम संसाधन का विकास करें तो आपने सुना होगा कि विज्ञान अगर हमारे लिए वरदान है तो विज्ञान एक अभिशाप भी है। संसाधन हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अधिक मात्रा में इसको उपयोग करेंगे तो यह हमारे लिए बुरा भी साबित हो सकता है। अगर और देखें तो संसाधन के विकास से, यह संसाधन का विकास है वह किसी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाती है। संसाधन के अत्यधिक उपयोग से देश विकसित होता है और संसाधन के कम उपयोग से देश क्या होता है, विकासशील होता है। अगर अधिक उपयोग करेंगे तो वह विकसित हो जाएगा, लेकिन अगर हम और अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे, हद से ज़्यादा करेंगे, तब हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर देगा। यानी कि अधिक विकास से क्या हो जाएगा, समस्या, या अधिक उपयोग से, विकास में लिखिए, अधिक उपयोग से क्या हो जाएगा, समस्या। पहला क्या है, संसाधन का अत्यधिक दोहन हो जाएगा। यानी कि अगर आप लगातार कहीं पर जा रहे हैं, आपके पास बाइक है, उस बाइक में आप पेट्रोल डाल के चला रहे हैं, तो आप कहीं पर जाएंगे, साइकिल या पैदल नहीं जाएंगे, तो लगातार आप संसाधन का उपयोग करेंगे, यानी कि डालेंगे, तो क्या होगा, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक, अधिक उपयोग से क्या हो जाएगा, इसका समाप्तिकरण हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, संसाधन के असमान वितरण से समाज में अमीरी व गरीब मिटना। यानी कि संसाधन के असमान वितरण से समाज का अमीर या गरीब में बंटना। अच्छा, समझे कैसे इसको, जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, उसके पास क्या है, उसके पास 3 बच्चे हैं, उसके पास क्या है, 3 बच्चे हैं और तीनों क्या हैं, तीनों बेटे हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि इसके पास मान लीजिए कि 12 बीघा क्या है, मतलब 12 बीघा क्या इसके पास खेत है। जब खेत है तो नियम के अनुसार, अच्छा, मानवता के अनुसार हर एक व्यक्ति के पास 4-4 बीघे खेत होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी बाप के पास इतना खेत होता है, उसके बच्चों में बराबर हिस्सों में बढ़ता है, चाहे वह खेत हुआ चाहे कोई अन्य चीजें हुई। लेकिन मान लीजिए कि जो यह बड़ा वाला पुत्र है, यह बड़ा वाला पुत्र क्या बन गया, चालाक बन गया, लालच कर लिया और अपने बाप को हिसाब बतलाया, और बतलाने के बाद यह जो 12 बीघे खेत है केवल अपने ही नाम कर लिया, बाकी जो 3 बच्चे हैं वह ठन गोपाला बन गए। तो इससे क्या होगा, अब जो खेत तीनों में होना चाहिए वह केवल एक में होगा और 2 लोग खाली बैठे रहेंगे। तो संसाधन का असमान वितरण नहीं हुआ। तो संसाधन के असमान वितरण से अब भैया जिसके पास खेत है वह अमीर, जिसके पास खेत नहीं वह गरीब। तो संसाधन के असमान वितरण से क्या हो जाएगा, जो हमारा समाज है वह अमीर और गरीब 2 श्रेणियों में बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या है, यह व्यक्ति लालच किया, जो यह पहला बड़ा वाला पुत्र है, क्या किया, लालच किया, जिससे क्या हो गया, ये जो व्यक्ति हैं वो उनके पास संसाधन की कमी हो गई। तो नीचे क्या लिखा है, कुछ व्यक्तियों के लालचवश से संसाधन का सीमित हो जाना ही क्या होता है, एक समस्या होता है। अब बच्चा यह क्या किया, यह लालच किया, जिससे क्या हो गए, इन दोनों के पास कोई प्रकार का संसाधन नहीं बचा। अच्छा, और हम क्या करेंगे, संसाधन का अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो कुछ समस्याएं भी होंगी।
एक भू निम्नीकरण, वैश्विक तापन, मृदा अपरदन। अच्छा, तो आपसे पूछ लेगा कि भू निम्नीकरण वास्तव में होता क्या है। तो क्या होता है, भूमि अगर उपजाऊ है तब तो भैया अच्छी है, निम्नीकरण है। लेकिन अगर भूमि क्या है, अच्छी उपजाऊ है, जिसे कहेंगे बढ़िया भूमि है, लेकिन जब इसके उपज की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, भूमि कम मात्रा में उपजाऊ रह पाएगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, कहेंगे भू का निम्नीकरण हो गया है। भू का अधिकरण नहीं, भू का निम्नीकरण, यानी कि जो भूमि है यह अब अधिक मात्रा में नहीं बल्कि बहुत ही कम मात्रा में अब अनाज का उत्पादन कर रही है, यानी कि निम्न उत्पादन कर रही है, जिससे क्या हो गया, भू निम्नीकरण। तो भू निम्नीकरण का तात्पर्य क्या है, भूमि की उपज क्षमता कम हो जाना ही भू निम्नीकरण कहलाता है। अब एक क्या, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन क्या होता है, तो वैश्विक तापन यह होता है कि पृथ्वी के तापमान का बढ़ जाना, और यह बढ़ेगा कब, जब हम अधिक मात्रा में पेट्रोल वगैरह का उपयोग करेंगे, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इससे क्या होगा, तापमान बढ़ जाएगा। मृदा का अपरदन होगा, जब इस मिट्टी की जो है वह कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मिट्टी अपने आप करके पानियों के द्वारा, जल के द्वारा जाएगी, बह जाएगी, जिससे क्या होगा, अपरदन होगा। या और बहुत सारी समस्याएं इससे उत्पन्न होगी, इससे प्रदूषण भी होगा, चाहे वह वायु हो, चाहे वह मृदा, चाहे समस्या। तो यह जो पार्ट है आपको समझ में आया, मोटा मोटी यही आता है। और मुख्यतः जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस है वह क्या है, संसाधन नियोजन और क्या है, विकास के आधार पर संसाधन। तो अब मिलते हैं इसके अगले वाले पार्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।